अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। आज हम सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, समझेंगे। इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स की जो एनुअल इनकम है उसमें से डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस अलाउएबल एक्सपेंस होगा और ये जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर अप्लाई होगी। यानी ऐसे एसेट्स जो डेप्रिसिएट होते हैं और उन पे जो रेट है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। जो रेट्स अप्लाई होंगे उनके मुताबिक हर साल उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और वो एक्सपेंस में ट्रीट होगी। और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि किसी भी टैक्स ईयर की डेप्रिसिएशन की रिडक्शन उसके कैलकुलेट करने का तरीका या उसका जो रेट है वो 3rd शेड्यूल पार्ट 1 में गिवन है और उसकी रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होगी वो डेप्रिसिएशन। जो बिगनिंग ऑफ द ईयर पे रिटन डाउन वैल्यू होती है। रिटन डाउन वैल्यू ये होती है कि किसी भी एसेट की कॉस्ट माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी पिछले सारे सालों के जो डेप्रिसिएशन जब से वो एक्वायर किया गया है वो उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं, वो माइनस करेंगे तो वो उसकी डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू उसको कहते हैं या उसको रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। सब सेक्शन 3 ये कहता है अगर कोई एसेट किसी साल में पार्टली इस्तेमाल हुआ है, यानी कि फुली इस्तेमाल नहीं हुआ बिज़नेस पर्पसेस के लिए या डिराइविंग इनकम फॉर द बिज़नेस इस पर्पज़ के लिए, और उसका पार्टली जो यूज़ है वो किसी और मकसद के लिए है, तो बिज़नेस के लिए जो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो उसी रेशो में होगा जितना यूज़ उसका पर्सनल है या जितना अदर पर्पसेस के लिए है और जितना बिज़नेस के लिए है। तो जो बिज़नेस के लिए होगा, फ़र्ज़ किया 40% है तो वो 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा एज एन एक्सपेंस। और उसके बाद सब सेक्शन 5 कि रिटन डाउन वैल्यू किसी भी एसेट की किसी ईयर के शुरू में कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगर वो एसेट इसी साल में ख़रीदा गया है तो जो उसकी एसेट की कॉस्ट है उसमें से इनिशियल अलाउंस अगर उसको कोई मिला है, इनिशियल अलाउंस पे इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो करेंगे, तो वो माइनस करेंगे तो उसकी पहले साल की डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू आएगी, रिटन डाउन वैल्यू उसकी आएगी। और अगर वो उस साल में नहीं ख़रीदा गया तो फिर कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन रिडक्शन, यानी कि अगर उसको पहले साल में इनिशियल अलाउंस मिला है वो प्लस पिछले सालों की डेप्रिसिएशन, वो सारी मिला के माइनस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एसेट से। तो इस तरह आपकी वो रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए फिर नीचे इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक अगर किसी एसेट यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है और उसकी इनकम अगर एग्ज़ैम्प्ट है तो उसकी डेप्रिसिएशन उन सालों में जो भी कैलकुलेट होगी, उसके बाद जब एग्ज़ैम्पशन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो रिटन डाउन वैल्यू उसकी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट को माइनस करेंगे पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन से, और अगर कोई इनिशियल अलाउंस है तो वो भी माइनस करेंगे जैसे ऊपर डिस्कस हुआ है। तो इस तरह रिटन डाउन वैल्यू उसकी आ जाएगी। उसके बाद सब सेक्शन 6 है, वो ये कहता है कि अगर सब सेक्शन 3 अप्लाई होती है, यानी कि अगर एक एसेट पार्टली बिज़नेस के लिए और पार्टली किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो उतना ही होगा जितना वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू उसकी जो होगी वो ऐसा समझा जाएगा कि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो रही थी फुली, यानी कि वो पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन चाहे वो 40% जैसे मैंने आपसे कहा था 40% नहीं, वो 100% माइनस करके फिर रिटन डाउन वैल्यू निकाली जाएगी। सब सेक्शन 7 ये कहता है कि
किसी भी पीरियड में किसी शख्स को जो टोटल डिडक्शन अलाउ की जाएगी किसी एसेट की, अगर उसके ऑनरशिप में कोई एसेट है उस हवाले से, सेक्शन 23 या बाकी डेप्रिसिएशन जो ऊपर हमने डिस्कस की, इनिशियल अलाउंस या अदरवाइज़ जो डेप्रिसिएशन है, वो किसी सूरत में भी कॉस्ट ऑफ एसेट से नहीं बढ़ेगी। यानी मैक्सिमम यही होगा ना कि फुली एसेट डेप्रिसिएट हो गया तो वो 100% मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा किसी सूरत में नहीं होगी। सब सेक्शन 8 ये कहता है अगर कोई शख्स किसी साल में कोई डेप्रिसिएबल एक्सपेंस डिस्पोज करता है या सेल करता है तो उस साल के लिए कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं की जाएगी इस सेक्शन के तहत। यानी कि जिस साल आप डिस्पोज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं की जाएगी। और देन सब सेक्शन 9 ये कहता है वेयर सब सेक्शन 3 अप्लाइज, अगर सब सेक्शन 3 अप्लाई होता है यानी एसेट जो है वो पार्टली यूज़ हो रहा है बिज़नेस के लिए और पार्टली किसी और पर्पज़ के लिए, द रिटन डाउन वैल्यू of the asset for the purpose of subsection 8 shall be increased by the amount that is not allowed as a deduction as a result of application of subsection 3। तो अगर कोई एसेट जो पार्टली यूज़ हो रहा था और वो सेल हो गया, यानी कि सब सेक्शन 3 में यह है कि वो पार्टली यूज़ हो रहा है बिज़नेस के लिए और सब सेक्शन 8 ये कहता है वो डिस्पोज किया गया है, तो उस सूरत में जो अलाउेबल पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है प्लस जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए होली यूज़ नहीं हो रहा, तो इन दोनों को माइनस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट से, लेकिन जिस ईयर में सेल कर रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। तो रिटन डाउन कैलकुलेट करने, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल डेप्रिसिएशन और प्लस इनिशियल अलाउंस, ये सारे का सारा उसमें से कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा। और वेयर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 13 अप्लाइज, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 8 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। अब सब सेक्शन 13 जो है वो ये कहता है कि दी कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट बीइंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 7.5 मिलियन रुपीज़। यानी कि कोई ऐसा डेप्रिसिएबल एसेट है जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और वो हायर नहीं की गई, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 7.5 मिलियन से ऊपर नहीं होगी। और कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है या कोई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है, कोई चार दीवारी आपने बनाई है या कोई कमरे आपने उसके अंदर बनाए हैं, वो लैंड की कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होंगे। और एनी एसेट्स ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा और शेड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लीज टू अनदर पर्सन is treated as used in the leasing company or investment bank or the mudarba or scheduled bank or the development finance institutions business। तो अगर ये जो लीजिंग कंपनी है या इन्वेस्टमेंट मुदारबा शेड्यूल बैंक है या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने किसी को लीज़ किया है कोई एसेट, तो ये समझा जाएगा कि वो लीजिंग कंपनी के इस्तेमाल में है या उस इन्वेस्टमेंट बैंक के इस्तेमाल में है या
मुदारबा या जो इस तरह की इंस्टीट्यूशन है उनके अपने इस्तेमाल में है, ये समझा जाएगा लीजिंग की सूरत में। और फिर ये है कि अगर कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है सेल ऑफ या डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो उसको शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसको कॉस्ट में लिया जाएगा। यानी उसकी बुक वैल्यू जो थी उससे ज़्यादा, उसकी कॉस्ट से ज़्यादा जो कंसिडरेशन अगर रिसीव हुई है तो वो कॉस्ट में ही ऐड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम वापस चलते हैं कि सब सेक्शन 10 जो कहता था कि अगर सब सेक्शन 13 अप्लाई होती है तो डिस्पोज़ल ऑफ एसेट्स के ऊपर जो कंसिडरेशन रिसीव होगी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के हवाले से, वो इस तरह कैलकुलेट होगी, यानी A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। A टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल और B अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 13, यानी कि सब सेक्शन 13 में जो हमने अभी ज़िक्र किया कि जो अमाउंट टोटल अमाउंट जो है 7.5 मिलियन रुपीज़। ठीक है, 7.5 मिलियन रुपीज़, बी का मतलब 7.5 मिलियन रुपीज़, और सी इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द व्हीकल। तो उस गाड़ी को लेने में जो कॉस्ट पड़ी थी वो सी है। तो इस तरह A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाई C। ठीक है, ये कंसिडरेशन समझी जाएगी। जो रिसीव्ड कंसिडरेशन रिसीव्ड है उसको बिज़नेस पर्पस के लिए समझा जाएगा कि वो A मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई C होगी। इसी तरह सबसेक्शन 11 कहता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 13 एंड 14 द रूल्स इन पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 शैल अप्लाई in determining cost and consideration received in respect of a depreciable asset for the purpose of this section। तो 13 और 14 में यह है कि जी अगर डिस्पोज हुई है लीजिंग, बैंकिंग और इस तरह की कंपनी में या स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स अगर हुई हैं, तो इस तरह 14 जो है वो कहता है कि अगर कोई एसेट कोई पाकिस्तान में यूज़ कर रहा था एक शख्स, वो पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है, तो उसमें यह समझा जाएगा कि उसने वो एसेट डिस्पोज कर दिया है जिस डेट को उसने एक्सपोर्ट किया या ट्रांसफ़र किया, और फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू द कॉस्ट, ये समझा जाएगा कि उसने कॉस्ट के ऊपर वो एसेट सेल कर दिया या डिस्पोज कर दिया है। तो ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 या सब सेक्शन 14 अगर अप्लाई होती है तो फिर पार्ट 3 चैप्टर 4 के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। देन सब सेक्शन 12 कहता है depreciation deductions allowed to leasing company or an investment bank or mudarba or a scheduled bank or a development finance institution in respect of asset owned by leasing company, मुदारबा या शेड्यूल्ड बैंक वगैरह जो कंपनी हैं, shall be deductible only against the lease rental income received in respect of such assets। तो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अगर लीजिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, मुदारबा या शेड्यूल्ड बैंक है या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो इन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेप्रिसिएशन डिडक्शन जो अलाउ होगी तो डिडक्टेबल होगी लीज रेंटल इनकम के अगेंस्ट, यानी जितनी लीज रेंटल इनकम रिसीव हुई है उसमें से जो डेप्रिसिएशन है ये माइनस की जाएगी। अब सब सेक्शन 15 जो है वो ये कहती है depreciable asset means any tangible movable property
immovable property or other than unimproved land or structural improvement to the immovable property owned by a person that has normal useful life exceeding 1 year। पहली चीज़ तो ये है कि वो लैंड के अलावा एसेट होंगे, और उसकी पहली कंडीशन फिर ये है कि उसकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ होगी, और जिसकी वैल्यू कम होने का इम्कान है यूजुअल वियर एंड टीयर या ऑब्सोलिसेंस की वजह से, यानी कि उसके इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू कम होने के इम्कानात हैं, या वो ऑब्सोलीट हो सकती है टेक्नोलॉजिकल या किसी और तरीके से। ये 2 हो गई। और सी जो है वो कहता है इज़ यूज होली और पार्टली बाई पर्सन इन डिराइविंग इनकम फ्राम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। और तीसरा ये है कि वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही हो, चाहे फुल्ली हो रही है या पार्टली हो रही हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं कि डेप्रिसिएबल एसेट वो होगा जो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अनइम्प्रूव्ड लैंड, यानी कि लैंड के अलावा प्लेन जो लैंड होती है, प्लॉट जिसको कहते हैं आप, उसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो, और जो नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलिसेंस की वजह से जिसकी वैल्यू कम होने के इम्कानात हों, और वो बिज़नेस में यूज़ हो रही हो चाहे फुल्ली या पार्टली। लेकिन इसमें शामिल नहीं होगी ऐसी टेंजिबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस के ऊपर डिडक्शन अलाउ की गई है अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी डेप्रिसिएशन के अलावा कहीं अगर कोई डिडक्शन अलाउ की गई है उसके अगेंस्ट, तो वो फिर डेप्रिसिएबल एसेट में की डेफिनेशन में नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट का मतलब है बिल्डिंग, रोड, ड्राइवे, कार पार्क, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट रनवे, कैनाल, डॉक, वार्फ, रिटेनिंग वॉल, फेंस, पावर लाइंस, वाटर और सीवरेज पाइपलाइन, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और डैम। तो ज़मीन के ऊपर जो आपकी रोड अगर भी बनी है, कोई ड्राइव वे, कार पार्क, रेलवे लाइन है, पाइपलाइन है, टनल है वगैरह वगैरह, इसको स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और इसमें एक प्रोवाइज़ो है जिसमें ये कहते हैं कि अगर एक डेप्रिसिएबल एसेट है और जॉइंटली ओन्ड बाय आ टैक्स पेयर, अगर कोई टैक्स पेयर है उसको ओन कर रहा है और उसका दूसरा जो शेयर होल्डर है वो है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टेट बैंक या सीसीपी ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है, और उसमें मुशारका फाइनेंसिंग या डिमिनिशिंग मुशारका फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है, तो ये टैक्स पर्पज़ पर ये समझा जाएगा कि जो ये एसेट है ये टैक्स पेयर होल्ड कर रहा है। तो ये सेक्शन 22 थी। अब हम देखते हैं 3rd शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या हैं। ये 3rd शेड्यूल है जिसमें डेप्रिसिएशन के रेट्स गिवन हैं। पार्ट 1 में डेप्रिसिएशन है, और इसमें अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो रेट्स हैं वो हैं बिल्डिंग के लिए 10%, फर्नीचर, फिटिंग, मशीनरी, प्लांट, मोटर व्हीकल्स, शिप्स, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स ये 15% है। कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, अलाइड आइटम्स, प्रिंटर्स वगैरह ये सारा कुछ जो है, एयरक्राफ्ट्स एंड एरो इंजन्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर 30% है। और इन केस ऑफ मिनरल ऑयल कंसर्न्स द इनकम ऑफ विच इज़ लाइबल टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल इन पार्ट 1 ऑफ द 5th स्केड्यूल। ऑफशोर प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन होगी। और रैम्प बिल्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ बट नॉट एक्सीडिंग टू 50,000 ईच। कोई रैम्प जो है वो डिसेबल लोगों के लिए जो है बनाया गया है, वो उस पर 100% हर साल में डेप्रिसिएशन आप एक ही साल में आप उसको फुल्ली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशियल अलाउंस, और उसके बाद जो प्री कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे
कंप्यूट करना है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आल्दो की थोड़ी लंबी हो गई है। आई ट्राइड टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड थी जिसकी वजह से ये लंबी हो गई। तो हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने निगहबान।